हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अच्छे से समझा था और चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। इसी के साथ मूव करते हुए हमने एक देखा कि एक जो प्रोसेस था रबिंग का प्रोसेस, इससे क्या हो रहा था? इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो रहा था। फिर हमने देखा कि कैसे हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया और हमारे फ्राडे ने क्या बोला कि किस चीज पे पॉजिटिव आएगा और किस चीज पे आएगा नेगेटिव। ये छोटी मोटी चीजें हम देखते हुए चले थे। आज के अपने लेक्चर, आज के हमारे वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम एक दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली अगर आज के वीडियो लेक्चर में हम देखें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर? दो तीन बेसिक बेटे। एक तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज, जो आज का जो बड़ा टॉपिक होगा वो टॉपिक कौन सा होगा हमारा? इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स की मटेरियल्स को मैं किन किन में क्लासिफाई करवा सकता हूं, जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तीसरा हमारा बड़ा टॉपिक आएगा वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी, कि हम एक बॉडी को कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। क्या सिर्फ रबिंग से चार्ज होता है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम हमारी बॉडीज को क्या कर सकते हैं सर? चार्ज कर सकते हैं। और हमारा लास्ट टॉपिक आएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लेकिन इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे? व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए हम आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमने हमारे वीडियो लेक्चर या हमने हमारी चीजों में ये देखा कि रबिंग नाम के प्रोसेस से एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है तो वो एक फोर्स डेवलप करता है। कौन सी फोर्स डेवलप करता है? या तो अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करता है या वो किसकी फोर्स डेवलप करता है? रिपल्शन की। लेकिन ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ है। सवाल उठता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जैसे हमारा नाम इंडिकेट कर रहा है कि डिस्चार्ज होना, इसके बारे में क्या होता है? बिफोर फर्दर गोइंग इनटू द टॉपिक, एक हमने फिनोमिना देखा होगा बारिश के टाइम पे हम हमारे घरों में आसमान में देखते हैं क्या होती है? बिजली कड़कती है। क्या कभी सोचा है कि ये जो बिजली का कड़कना होता है, ये जो लाइटनिंग हम देखते हैं, ये किस वजह से होती है? क्या इसमें भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट लग सकता है? क्या चार्जेस का कॉन्सेप्ट लग सकता है? तो इसी के साथ हम समझते हैं कि कैसे लाइटनिंग काम करती है, क्योंकि इसी टॉपिक से ये जो इलेक्ट्रिक हमारी जो लाइटनिंग का फिनोमिना है, ये जो हमारी लाइटनिंग का फिनोमिना है, इससे हमारा रिलेट करता है टॉपिक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो अगर हमारे साइंटिस्ट लोगों की एक थ्योरी चलती है कि कोई भी फिनोमिना वो देखते हैं, अगर उसको लैब में क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट जरूर करते हैं, ताकि वो समझ सके कि ऊपर जो फिनोमिना चल रहा है, ऊपर जो कंसेप्ट चल रहे हैं, या क्यों हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें वो किसमें देखते हैं? हमारी लैब में, उन्हीं चीजों को क्रिएट करके। तो लोगों ने क्या देखा कि दो बादल आ रहे हैं, आपस में टकराए और उनको क्या दिखी? लाइटनिंग, एक लाइट प्रोड्यूस हुई। तो उन्होंने देखा, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्या कि ये सेम चीज क्या हम हमारी लैब्स में कर सकते हैं? तो उन्होंने लोगों को स्ट्राइक कराना चालू किया। दो चीजों को क्या करवाना करा? स्ट्राइक्स करवाना चालू किया। और उन्होंने देखा कि हाँ, एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल स्पार्क आ तो रहा है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि स्पार्क आ क्यों रहा है, ये जो लाइटनिंग सी है ये आ क्यों रही है। तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि जब भी हम क्या करते हैं, हमारा मान लेते हैं एक चीज है जिसको हम क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हमने ग्लास रॉड को बहुत ज्यादा रब किया। हमने क्या किया? हमारी ग्लास रॉड को क्या किया? रब किया। तो क्या हुआ? ये जो ग्लास रॉड है ये क्या होगी? चार्ज होगी। हमारी ग्लास रॉड क्या होगी सर? चार्ज होगी। वैसे ही मान लेते हैं एक और प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं। लेट्स से हम क्या ले लेते हैं? एक और ग्लास रॉड ले लेते हैं, या प्लास्टिक रॉड ले लेते हैं। हमने दूसरी एक और ली, प्लास्टिक रॉड। उसको भी हमने क्या किया? रब किया, जिस वजह से वो भी क्या होगी? चार्ज होगी। वो भी क्या होगी? चार्ज। हमने कैसे पता किया कि वो चार्ज है कि नहीं है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। हमने क्या किया? ग्लास रॉड को भी रख के देखा, हाँ चार्ज है। हमने प्लास्टिक रॉड को भी रख के देखा, हमने देखा हाँ चार्ज है। फिर हम उन दोनों रॉड को क्या लेके गए? उनमें एक मेटल का नूब निकाला। लेट से हमने एक पार्टिकल है, यहाँ पे हमने मेटल रॉड, और यहाँ पे ऐसा क्या करके एक नूब निकाल लिया उसके अंदर। और सेम ग्लास रॉड के साथ भी हमने क्या किया? ऐसे करके एक ऐसे करके नूब निकाल लिया, और दोनों को हम पास लेके आए। दोनों को हम धीरे धीरे क्या करके, ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज है और ये भी इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इन दोनों को हम पास लेके आए ऐसे करके हम पास।
एक फिक्स डिस्टेंस पे हम जब उसको क्लोजेस्ट लेके आए तो हमें एक छोटा सा लाइटनिंग दिखा। हमें क्या दिखा? एक छोटा सा लाइटनिंग। लेट से हम बना लेते, हमें एक छोटी सी क्या दिखी यहाँ पे? ऐसे लाइटनिंग दिखी, या फिर हम इस लाइटनिंग को क्या बोल सकते हैं? स्पार्क दिखा। क्या दिखा हमें? स्पार्क दिखा। तो जब ये स्पार्क दिख गया, जब हम क्या है, दोनों को हमने एक चार्ज किया, इस मटेरियल को, इस मटेरियल को चार्ज किया, दोनों में नूब निकाले और उसको पास लेके गए, पास लेके गए, पास लेके गए, एक फिक्स लिमिट पे हमें इसमें क्या दिखी? लाइटनिंग शो हुई। उस लाइटनिंग के बाद एक चट सी आवाज आई और उस लाइटनिंग के बाद हमने क्या देखा? उसको वापस इलेक्ट्रोस्कोप पे रखा तो देखा वो डिस्चार्ज, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं था। दूसरे वाले मटेरियल को वापस से इलेक्ट्रोस्कोप पे रखा, देखा वो डिस्चार्ज थी। तो इस पूरे फिनोमिना में मैंने एक चीज देखी। मैंने क्या चीज देखी? कि मैंने जो चीजें चार्ज की थी, फिर मुझे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क दिखा। हमें क्या दिखा? एक लाइटनिंग से दिखी। उसके बाद दोनों का चार्ज खत्म हो गया। कैसे पता चला दोनों का चार्ज खत्म हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर कोई भी हमें रिपल्सन, लीफ का रिपल्सन या उसमें कोई भी मूवमेंट हमें नहीं दिखा। तो यहां से लोगों की थिंकिंग आई कि ऐसे करने से ये हुआ क्या? ये जो स्पार्क आया, ये स्पार्क आया क्या? स्पार्क के आने की वजह से, इस लाइटनिंग के आने की वजह से इन दोनों ही मटेरियल ने अपना चार्ज खो दिया। इसलिए इस फिनोमिना को हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आ गया कि ऐसी चीजें क्या हो जाती है? डिस्चार्ज हो जाती है। रबिंग करने से इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं और उनको अगर मैं पास लेके जाऊंगा एक फिक्स लिमिट पे तो स्पार्क आएगा। और वो स्पार्क क्या शो करता है? एक चट सी आवाज आएगी। वो चट क्या शो कर रहा है? कि अब वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो गया। तो जब भी स्पार्क आता है, जब भी मेरा क्या आता है? स्पार्क। आपने देखा होगा बहुत जगह, स्पार्क क्या होता है? बेसिकली स्पार्क इज बेसिकली indicates the discharge of process. Discharge indicates the discharge process. अब हमने जब इसी को बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग किया तो हमें लगा कि क्या ये जो लाइटनिंग है, क्या ये सेम लाइटनिंग हमें क्या आसमान, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, उसमें दिखती है? तो ये भी एक सामंजस्य था कि हमने जो यहाँ लाइट देखी और जो क्लाउड्स में लाइट दिख रही है, दोनों माना स्ट्राइक से आ रही है, दोनों माना एकदम पास ले जाने से आ रही है, बट क्या वो सेम है? इससे पहले हमने एक चीज और देखी। हमने क्या देखा? एक हमें स्पार्क का तो समझ आ गया कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स जब एक फिक्स डिस्टेंस तक पास आते हैं तो उनमें क्या जनरेट होता है? पास। लेकिन इसमें कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? वो टच नहीं होनी चाहिए, वो एक फिक्स डिस्टेंस पे आके रुकने चाहिए, तभी वो मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज दिखेगी। जब भी मुझे क्या दिखेगी? वो एक क्या दिखेगी? लाइटनिंग दिखेगी, जो मुझे क्या दिखाता है? डिस्चार्ज प्रोसेस दिखाता है। लेकिन अगर मान लेते मेरे पास एक मटेरियल है, मान लो मेरे पास एक फैन है, एक मेरे पास वूलन क्लॉथ है, मैं उसको बहुत ज्यादा चार्ज करूं, मैंने बहुत ज्यादा उसको क्या किया? रब किया। इतना ज्यादा रब किया कि उस पर एक लिमिट से ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस हो गया। और फिर एज अ ह्यूमन मैं कोई मटेरियल नहीं लेके जा रहा, एज अ ह्यूमन मैं पास गया और मैंने उसको क्या कर लिया? टच कर लिया। इस बार मुझे शॉक लगा। इस बार मुझे क्या लगा? शॉक लगा। तो शॉक भी क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का ही प्रोसेस होता है। आप स्पार्क बोल लो, स्पार्क तो जब अपन दो मटेरियल लेके जाते हैं, लेकिन अगर मैंने ह्यूमन बॉडी या एज अ कंडक्टर मैंने कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया और वो चार्ज उसके अंदर से गया, हुआ तो वो भी डिस्चार्ज ही है, लेकिन इस बार क्या लगा? शॉक लगा। तो आप चाहो तो स्पार्क बोल लो या फिर बोल लो शॉक। ये दोनों ही किसके प्रोसेस होते हैं? डिस्चार्ज के प्रोसेस होते हैं। ये किसके प्रोसेस होते हैं? इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज के प्रोसेस होते हैं। मतलब मैं किसी चीज को डिस्चार्ज कैसे कर सकता हूं? दो चीजों से। अगर मैंने क्या बोला है कि जो डिस्चार्ज हो रहा है ये कैसे हो रहा है? अगर इसमें स्पार्क आ रहा है, या तो इसमें क्या आएगा? स्पार्क आएगा। बट स्पार्क कब आएगा? जब एक लिमिट तक मैंने क्या किया? आई व्हेन वी डू नॉट टच दी मटेरियल्स। एक लिमिट तक मैं उनको पास लेके जाता हूं, बस टच नहीं करवाता। और स्पार्क नहीं आता। स्पार्क नहीं आता। कब आदमी आता? व्हेन वी टच। व्हेन वी टच। इस टाइम ज्यादातर हमें क्या लगता है? शॉक लगता है। तो ये सब तो समझ आ गया, हमें लाइटनिंग भी मिल गई, हमें ये भी समझ आ गया चीजें डिस्चार्ज कैसे हो रही है। लेकिन अभी तक एक सवाल ये था कि जो लाइटनिंग हमें लैब में प्रोड्यूस हुई या जो शॉक हमें लैब्स में लग रहे हैं चार्जेस की वजह से, वही सेम चीजें क्या आसमान जो हमें लाइटनिंग दे रही है, क्या वो सेम प्रोसेस है? अगर मुझे इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना पड़ेगा तो या तो उसमें स्पार्क तो मुझे दिख रहा है लेकिन शॉक लगेगा,
तो मैं मानूंगा कि हाँ भी ये सेम चीजें हो रही है और मेरे को क्या मिल रहा है, वेरिफिकेशन मिल रहा है। तो इसके लिए सेम चीज हमारे प्रोसेस को फॉलो करने में हमें क्या मिला था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट। काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट, काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट। इसमें फराडे ने क्या किया, हमारे जो काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट था, इसमें क्या हुआ, हमें ये देखना था, हमें पतंग उड़ाई और हमने ये सोचा है कि अगर हमें शॉक लगा या हमें क्या मिला, एक चटक आसमान में मैं पतंग उड़ाए जा रहा हूं उड़ाए जा रहा हूं, अगर मुझे शॉक मिल गया तो मैं मानूंगा कि हाँ जो आसमान में चार्जेस है ये वही चार्जेस है जो मैंने क्या किए लैब के अंदर प्रोड्यूस किए। मतलब आप लाइटनिंग बोल लो या फिर आप लैब में जो हमने डिस्चार्ज का प्रोसेस किया, दोनों ही प्रोसेस क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का डिस्चार्ज होना दिखा रहे। तो मैंने पतंग तो उड़ाई, आसमान में बिजली भी कटक रही थी, ठीक है, लेकिन मुझे शॉक नहीं लगा। क्यों शॉक नहीं लगा, तो साइंटिस्ट के लोगों में माइंड में आया होगा कि उस टाइम तक कंडक्टर इंसुलेटर्स आ चुके थे, तो मे बी जो काइट है वो चार्जेस को ले नहीं रही होगी, है ना। तो इस चीज का ओवरकम करने के लिए उन्होंने काइट के आगे एक मेटल का पीस लगा दिया। उनको लगा अगर मेटल का पीस तो चार्ज को ले लेगा, अगर हमें अब शॉक लगा मतलब वो लाइटनिंग और लैब वाली लाइटनिंग दोनों ही किसका हो रहा है, चार्ज पार्टिकल की वजह से हो रहा है, दोनों सेम फिनोमिना है। फिर से पतंग उड़ाई गई, इस बार मेटल की चाबी लगा के, फिर भी हमें कोई भी शॉक नहीं लगा। हो सकता है कि जो थ्रेड था वो चार्ज को हमारे तक नहीं पहुंचने दे रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब हम पतंग उड़ा रहे थे या आपके साइंटिस्ट लोग जब उस पतंग को उड़ा रहे थे तो बारिश हो गई। अब बारिश की वजह से क्या, वो थ्रेड गीला हो गया और उनको लग गया शॉक। और जैसे उनको लगा शॉक, यहां से उन्होंने वेरिफिकेशन दे दिया कि ये वही शॉक है जो हमें लैब्स में लग रहा है, ड्यू टू एक लिमिट, एक्सेस लिमिट ऑफ चार्ज की वजह से, है ना। जब हमने उस लिमिट को क्या कर दिया, एक्सेस कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, तो शॉक लगा हमें, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये फिनोमिना जो लाइटनिंग वाला फिनोमिना जिसको हम एटमॉस्फेरिक डिस्चार्ज है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ये सेम हमने कंक्लूड कर दिया। क्या कंक्लूड कर दिया कि वो लाइटनिंग और स्पार्क जो हमने लैब में क्रिएट किए दोनों ही चार्जेस की वजह से हो रहे हैं। और यही हमारा फेमस क्या था, काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट था। इसी के साथ चलते हुए हमने कुछ चीजें हमने देखी कि कैसे जब हम दो मटेरियल को पास लेके जाते हैं तो हमने क्या डेवलप होता है, शॉक, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, एक स्पार्क से ऐसे क्या होता है, डेवलप होता है। ये क्या हो रहा है, डेवलप। और इससे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके क्या कर रहे हैं, मूवमेंट, चार्ज क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और वो इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो रहे हैं। इलेक्ट्रिकली क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज, उनके अंदर कोई भी चार्ज अब नहीं है। सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी क्या हो रहा है, एक डिस्चार्ज प्रोसेस को ही शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, डिस्चार्ज प्रोसेस को। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बढ़ा, हमें ये नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया कि एक चार्ज हमने बोला रब किया, बॉडी हो गई चार्ज, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि जो चार्ज है ये एक बॉडी में आ कहां से रहा है ना। बॉडी के अंदर ऐसा क्या है जो उसको क्या कर रहा है, चार्ज वाली प्रॉपर्टीज दे रहा है। तो हमने उस बॉडी को काटना चालू किया इस उम्मीद में कि क्या पता हम एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहुंचे तो हमें कुछ ऐसा उसमें दिख जाए जो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, चार्ज प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने जैसे जैसे बॉडी को काटा, हम सबसे पहले मैटर, एक हमारे पास क्या था, मैटर था, उसको हमने कट करना या शॉर्ट करना चालू किया और हम किस पे पहुंचे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। किस पे पहुंचे, मॉलिक्यूल लेवल पे पहुंचे, मॉलिक्यूल लेवल पे पहुंचे। जब हम मॉलिक्यूल लेवल पे पहुंचे तो हमें क्या दिखा कि अभी भी वो क्या है, न्यूट्रल है, अभी भी वो क्या है, न्यूट्रल है, उसके अंदर कोई भी चार्ज हमें नहीं मिला। फिर हमने इसको और छोटा किया, मॉलिक्यूल लेवल से हमने इसको और छोटा किया, किस किस लेवल पे किया, एटॉमिक लेवल पे शो किया। हमने एटम भी देखा, एटम भी हमें क्या मिला, न्यूट्रल ही मिला। एटम भी क्या मिला हमें, न्यूट्रल। हमने एक मैटर को कट बाई कट बाई कट बाई पीस में काटना चालू किया इस उम्मीद में कि हमें कहीं से तो पता चले कि इसमें चार्ज आ कहां से रहा है। हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज तो सारी पढ़ ली, लेकिन अभी तक ये नहीं समझ आ रहा है ये चार्ज हो कहां से रहे हैं, ऐसी क्या चीज है इनके अंदर जो इनको चार्ज कर रही है, जो इनको फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन का, फोर्स के पीछे का उनका बेस बना रही है। तो हमने उनको काटना चालू किया, एटम लेवल तक हम पहुंच गए। एटम का लेवल भी या एटम्स भी क्या मिले उनको, न्यूट्रल ही मिले। तब हमने फिर और अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि कौन से एक्सपेरिमेंट किए, इस एटमिक से भी और शॉर्ट लेवल पे हमने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे वैक्यूम एक्सपेरिमेंट किया हमने। और कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और यहां से हमने एक पार्टिकल को ढूंढ निकाला, यहां से हमने एक पार्टिकल को
ढूंढ निकाला और इस पार्टिकल पे हमें क्या मिला, चार्ज मिला। इस पार्टिकल पे हमें क्या मिला, चार्ज। और इस पार्टिकल को हमने नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। मतलब अब तक हमें कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिल रहा था, अब तक हमें कोई ऐसा पार्टिकल नहीं मिल रहा था जो क्या था, चार्ज था। लेकिन कट करते करते हम एक ऐसे लेवल पे पहुंचे जहां हमें एक पार्टिकल मिल गया जिसपे चार्ज था और उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। और इस थ्योरी में फिर हमने हर जगह इसी को लगा दिया कि जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमें चार्ज प्रोवाइड करता है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं तो हमें क्या मिलता है, वो बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। इस रबिंग से कैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं ये हम देखेंगे थोड़ी सी देर में। बट यहां तक हमें ये पता चल गया कि एक बॉडी को जो चार्ज दे रहा है वो कौन चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मान लेते हैं कि मटेरियल है, कोई चीज है, इलेक्ट्रॉन आके इस पे बैठा तो इस इलेक्ट्रॉन से क्या मिल गया मुझे, इस बॉडी पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो जैसे ही चला गया तो वापस ही क्या बॉडी होगी, न्यूट्रल होगी। क्योंकि एक बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। ये हम हमारी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हम आगे मूव करते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे, जो मैंने अभी एक बेस बनाया कि जैसे जैसे हम टुकड़ों में गए हमें एक पार्टिकल मिल चुका है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और वो न्यूट्रल नहीं है, वो क्या है, हमारा एक चार्ज पार्टिकल है। तो उस चार्ज पार्टिकल को फिर हमने हर थ्योरी में फिट करने की कोशिश करी कि हाँ भाई चार्ज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहे हैं। स्पार्क क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, लाइटनिंग्स की वजह से क्या हो रहा है, एक स्पार्क का प्रोड्यूस। शॉक क्यों लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे अंदर से जा रहे हैं, इस वजह से क्या लग रहा है, हमें शॉक लग रहा है एक लिमिट से ज्यादा जब वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारी क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है कि अगर मैं एक एटम की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक एटम की बात करूं, तो एटम के अंदर हमने देख रखा है कि अंदर न्यूक्लियस के अंदर तो क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, मतलब सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या होता है हमारे न्यूट्रॉन्स के अंदर होता है। और इसके चारों तरफ कौन राउंड लगा रहे होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स राउंड लगा रहे होते हैं। तो रबिंग से ऐसा क्या होता है कि चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता है। तो मान लेते हैं रबिंग, रबिंग से क्या हो रहा है, मान लो मैं दो मटेरियल्स को पास लेके आ रहा हूं, मैं अपने दो मटेरियल्स को क्या लगा के आ रहा हूं, पास। बट क्योंकि दोनों के अंदर ही हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो लेट से हम एक ऐसा बना लेते हैं लूप, जिसमें से मैं क्या बता रहा हूं कि ये भी, अब मान लेते हैं दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इंटरलॉकिंग नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रिपेल करते हैं तो एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर ऐसे फंस जाते हैं, क्योंकि टकरा नहीं सकते। क्यों नहीं टकरा सकते, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, तो थोड़ा सा साइड में जाके एक दूसरे से ऐसे फिट हो जाते हैं। और फिर जैसे अपन इसमें रबिंग करते हैं, जैसे अपन इसमें रब करते हैं, तो रब की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं तो ये हो जाता है ट्रांसफर। मतलब अगर मैं दो मेटल ले रहा हूं, मैं क्या ले रहा हूं, एक मान लो मैंने ये वाला मटेरियल ले लिया ए, और ये मैंने दूसरा वाला मटेरियल ले लिया बी। अब जैसे जैसे पास आएंगे रबिंग के लिए, तो मान लेते हैं ये मटेरियल ए हो गया और दूसरा वाला मटेरियल क्या हो गया, मेरा बी हो गया। अब इनमें इंटरलॉकिंग वाली कंडीशन आ गई। अब जैसे ये रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी कहेंगे टूट के गिरेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों टूट के गिरेंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स तो सेंटर के अंदर होते हैं और प्रोटॉन्स बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो भी मूवमेंट होता है हम किसके अंदर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही देखते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स टूटे, जैसे क्या हो, इलेक्ट्रॉन्स टूटे, तो जो ताकतवर वाला होगा वो तो अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा और कमजोर वाला उसको इलेक्ट्रॉन्स ले जाने देगा। भाई मान लेते हैं मेरे हाथ को ऐसे, दो जने मेरे हाथ को ऐसे रगड़ रहे हैं, तो ताकतवर वाला तो मेरा हाथ ही ले जाएगा और मेरे से मेरा हाथ चला गया, क्योंकि मैं क्या हूं, कमजोर। तो कमजोर वाले का इलेक्ट्रॉन चला जाता है। मतलब जिसकी फोर्स या न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जिसकी फोर्स कम होती है और जिसके कंपैरिजन में फोर्स ज्यादा होती है, वो ज्यादा फोर्स वाला इस कम फोर्स वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ के अपने साथ ले जाता है। तो रबिंग के बाद यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि इनमें क्या होगी, रबिंग हो गई। और इस रबिंग के बाद मैंने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया। रबिंग के बाद मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए मेरे, ट्रांसफर हो गए। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से एक बॉडी में क्या डेवलप हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर मैं बोलता हूं चार्ज डेवलप हुआ, तो ये चार्ज डेवलप किस में पॉजिटिव आया, किस में नेगेटिव आया। विदाउट रबिंग दोनों ही बॉडीज क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब मान लेते हैं ए वाला, जो मेरी ए बॉडी है, ये थी थोड़ी सी कमजोर, और मेरी जो बी बॉडी है ये थी थोड़ी सी ताकतवर। तो इस कमजोर बॉडी से
इस बी वाली बॉडी ने क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तोड़ तोड़ के क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लिए। अब इसने अगर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, मान लेते हैं एक बार कि इसके पास 10 प्रोटॉन थे और 10 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और इसके पास मान लेते हैं अपन 8 प्रोटॉन थे और 8 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। तो जैसे ही आफ्टर रबिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, मैं ये बोलता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे टूट के इधर आ गए, टूट के क्या आ गए, इधर आ गए। तो यहां से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो अब इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन कैसी है, अब इसके पास 10 प्रोटॉन है और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लेके जा चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर कंडीशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 8 प्रोटॉन है और 10 मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इधर जो बॉडी पहले इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल थी, लेकिन अब आफ्टर रबिंग, रब होते ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से मैंने ये देखा कि यहाँ पर तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर तो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, जिस वजह से इस वाली बॉडी में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और इस वाली बॉडी से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चले गए, एक्सेस में कौन से रह गए, प्रोटॉन, पॉजिटिव, तो ये वाली बॉडी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। अब इसमें नेट वाला नेट चार्ज जीरो नहीं है, अब ये बॉडी क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो चुकी है, एक में नेगेटिव चार्ज आ चुका है और एक में क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला, सर मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी मैं दो बॉडी को रब करता हूं, इस रब में इंटरलॉकिंग होती है, और इस इंटरलॉकिंग को जब मैं एक फोर्स के साथ ज्यादा झटके से करता हूं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स टूट के बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। अब किस बॉडी से जाते हैं और किस बॉडी में आते हैं, ये डिपेंड करता है बेसिक में फोर्स की, एक न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को किस फोर्स के साथ खींच रहा है। मान लेते हैं एक में कम फोर्स के साथ खींच रहा था और एक में ज्यादा फोर्स के साथ खींच रहा था, तो ज्यादा फोर्स वाला तो नहीं टूटता, वो कम फोर्स वाले को तोड़ के अपने साथ ले आता है। तो इस वजह से, इस इंटरलॉकिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जो ज्यादा ताकतवर है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ले लेता है, और अपने अंदर लेने की वजह से उसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है, कौन सा, नेगेटिव, और जिससे टूट के जाते हैं उसमें कौन सा डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आती है कि जब भी दो बॉडी रब होती है तो दोनों चार्ज डेवलप होते हैं, एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के अंदर क्या आता है, नेगेटिव। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज आता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं उसमें क्या आता है, आपका पॉजिटिव चार्ज आता है। और ये चार्ज पूरा का पूरा होल एंड सोल, पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है, किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है, मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज आता है, इसमें कभी प्रोटॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, ये याद रख लेना। प्रोटॉन्स का ट्रांसफर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। कितने हैवी होते हैं, 1837 टाइम्स, 1837 टाइम्स हैवी होते हैं। किससे हैवी होते हैं, इलेक्ट्रॉन से। इस वजह से ये तो उसी जगह रहते हैं, और जितना भी ट्रांसफर होता है, जितना भी मूवमेंट होता है, जितना भी एक्सचेंज होता है, वो सब किसका होता है, हमारे सर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्या कहना गलत नहीं है, कि कोई भी बॉडी अगर चार्ज होती है तो किसकी वजह से होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से नहीं होती। अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा तो बॉडी कभी भी चार्ज नहीं होगी। और वो ट्रांसफर क्यों होते हैं, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो जाती है उनके अंदर। होप इलेक्ट्रॉन थ्योरी आपको यहां से अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ अगर मुझे कुछ कंक्लूड करना पड़े तो मैं इसमें क्या कंक्लूड करना चाहूंगा, कि कोई भी जो पार्टिकल होता है, कोई भी क्या होता है, इसको अगर शॉर्ट में बोलना चाहूं, मैं क्या बोलूंगा, कि अगर कोई न्यूट्रल है, अगर कोई क्या है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, कि उसका नेट चार्ज क्या होता है सर, बराबर जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अगर न्यूट्रल है तो उसमें नेट चार्ज क्या आता है, जीरो आता है। अब इसमें मैंने क्या कर दी, रबिंग। अब मैंने उस ऑब्जेक्ट में क्या किया, रब किया। इस रबिंग की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हुआ, चार्ज आ गए। इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बॉडी गेट्स चार्ज। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जिंग। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज। बॉडी इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब बॉडी अगर चार्ज हो गई है तो बॉडी में दो टाइप के चार्ज आएंगे। एक बॉडी में तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एक बॉडी में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज,
किस में पॉजिटिव आएगा किस में नेगेटिव आएगा ये डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस में आएगा, जिसमें हमारे क्या होंगे, प्रोटॉन क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, या आप बोल सकते हो प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव चार्ज किस में आएगा, जब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन प्रोटॉन्स। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन डॉट। हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन की थ्योरी होती है ये बेसिकली यही बोलती है। होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ मूव करते हैं आगे। आगे हमारा क्या बोल रहा है कि कंक्लूजन, जो हमने अभी तक पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज। जब भी हम रब करते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं हमारे सर, एक्सचेंज होते हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझा भी चुका हूं। The body with excess electrons become negative and the body which lose electrons become positive। जिसके पास excess में electrons होते हैं वो negatively charge develop हो जाती है, और जो body lose करती है उसमें क्या हो जाते हैं, positive वाले develop हो जाते हैं। Giving charge to a body is called electrification। इस process को अपन क्या बोलते हैं सर, electrification। अभी body neutral थी, हमने उनको rub किया, उनके अंदर charge आ गया, तो इस process को, इस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे बॉडी में क्या आ गया, चार्ज आ गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोई भी प्रोटॉन इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। पूरा का पूरा जो मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है सर, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। चार्ज इज ऑलवेज कैरिड ऑन पार्टिकल, मास प्लस चार्ज। इसका क्या मतलब है, वैसे तो थोड़ा सा डीप होता है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो कोई भी चार्ज अकेला नहीं होता है। चार्ज जैसे अगर इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल पे ना ही सिर्फ चार्ज होता है और ना ही सिर्फ मास होता है। इसमें क्या होता है, दोनों मिलते हैं, हमें मास भी मिलता है और हमें क्या मिलता है, चार्ज भी मिलता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो सिर्फ मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसके साथ चार्ज जा रहा है, उसके साथ ये नहीं कहूंगा मैं सिर्फ चार्ज जा रहा है, उसके साथ मास भी जाता है। उसके साथ क्या जाता है, दूसरी बॉडी पे मास जाता है। अगर एक बॉडी किसी के 4 इलेक्ट्रॉन्स तोड़ के गई है तो सिर्फ चार्ज नहीं जा रहा, उस 4 इलेक्ट्रॉन्स का मास भी जा रहा है। कितना जा रहा है, उसका मास भी जा रहा है। अब एक छोटा सा रिलेशन हम पढ़ते हैं चार्ज और मास में। एक मास ऑफ द बॉडी एंड चार्ज ऑफ द बॉडी में क्या रिलेशन होता है। हमने इतना तो पढ़ लिया कि चार्ज कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, जिस वजह से चार्ज में क्या हो रहा है, एक बॉडी के चार्ज में फेरबदल हो रहे हैं। मास का इसमें क्या रिलेशन है, अभी मैंने बताया, क्या बताया कि ओनली चार्ज किसी में नहीं होता, ओनली चार्ज कहीं नहीं दिखता, हमें दिखते हैं पार्टिकल्स। हमें क्या दिखते हैं सर, पार्टिकल्स दिखते हैं। अब पार्टिकल्स दिख रहे हैं तो पार्टिकल्स में क्या होता है, आपका मास भी होता है और आपका क्या होता है, चार्ज भी होता है। लेट्स से एक बॉडी ए है, लेट्स से क्या है, एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। दूसरी बॉडी अपन क्या मान लेते हैं, बी। ये मैंने क्या बना लिया, दूसरी बॉडी बी। आफ्टर रबिंग मैंने इनको क्या कर दिया, रब कर दिया। आफ्टर रबिंग कुछ इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट के यहां चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे टूट टूट के यहां चले गए। मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स टूट के चले गए, तो इस बॉडी में चार्ज तो आएगा। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन इसके चार्ज के साथ साथ इसमें क्या आएगा, इट्स मास ऑल्सो इंक्रीजेस। इसके मास में भी क्या आएगा, फर्क आएगा, या इसके वेट में भी क्या आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और इस बॉडी का मास अब दोनों क्या हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। तो बिफोर, और इसमें मान लेते हैं इसका चार्ज तो गया, इसमें चार्ज में तो फर्क आएगा ही आएगा, लेकिन इसके मास कम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं। मैं क्या नोट कर सकता हूं कि जैसे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि बॉडी विच टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, बॉडी विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या आता है, वो बॉडी क्या होती है, नेगेटिव चार्ज हो जाती है, प्लस उसका मास इंक्रीज हो जाता है। मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और बॉडी
which loses electrons। इसमें क्या हो रहा है, जो लूज कर रही है उसमें क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन इसी के साथ उस बॉडी का जो मास हो रहा है, उस बॉडी का मास क्या हो रहा है सर, कम हो रहा है, क्योंकि उसके मास के इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट के किसी और बॉडी में जाके उसका उन्होंने क्या बढ़ा दिया, मास बढ़ा दिया। तो ये कि छोटा सा रिलेशन होता है मास और चार्ज का। अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, तो सिर्फ चार्ज नहीं होता, वो पूरा का पूरा पार्टिकल ट्रांसफर होता है जिसमें चार्ज और मास दोनों होते हैं। और अगर कोई बॉडी लूज कर रही है तो वो सिर्फ चार्ज लूज नहीं कर रही, वो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल लूज कर रही है, जिसके अंदर हमारा चार्ज और मास दोनों होते हैं, चार्ज और मास दोनों होते हैं, जिस वजह से उस बॉडी का क्या हो जाता है, ओवरऑल मास कम हो जाता है। होप ये छोटी सी चीजें आपको समझ आई होगी। इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट, हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से सर हम क्या समझते हैं, अगर मैं मटेरियल को क्लासिफाई करूं, अगर मैं बोल रहा हूं मटेरियल्स, तो अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, मटेरियल्स की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मटेरियल्स की बात कर रहा हूं। तो मटेरियल्स जो होते हैं वो बेसिकली किस किस फॉर्म में मेरे हो सकते हैं, किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, या तो मैं होते हैं कंडक्टर्स, या तो क्या होते हैं वो कंडक्टर्स, या मैं उनको बोल सकता हूं इंसुलेटर्स। क्या बोल सकता हूं सर मैं, इंसुलेटर, या मैं उनको बोल सकता हूं सेमी कंडक्टर्स। क्या बोल सकता हूं मैं सर, सेमी कंडक्टर्स। एक आजकल और चलता है, इसमें हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे, क्या चलता है सर, एक हमारा और, जिसको हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम, सुपर कंडक्टर। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, किन मटेरियल्स को या इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, क्या उनमें प्रॉपर्टी होती है जिनको, क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं, क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिनको हम क्या बोलते हैं सर, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम सारा का सारा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज, जो हमारे चार्ज का मूवमेंट है उसमें मैं इनको तीन हिस्सों में बांट सकता हूँ, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स। वन बाय वन इनको अच्छे से डिफाइन करते हैं कि क्या होते हैं। अगर मैं पहली बात करूं कंडक्टर की, लेट्स से एक हम मटेरियल लेते हैं, क्या ले रहे हैं सर, मटेरियल, लेट्स से कोई भी सब्सटेंस है या मटेरियल, कोई भी बॉडी है ये, अगर ये बॉडी है तो मुझे पता है, क्या पता है कि ये बहुत सारे एटम से मिलके बनी है, और अगर ये बहुत सारे एटम से मिलके बनी है तो एटम के स्ट्रक्चर हमने देखा था, जिसके बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और चारों तरफ क्या निकल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस पे तो ये सही रहता है, लेकिन मान लो इनको हम रूम टेम्परेचर पे लिया है या थोड़ी सी हीट में लिया है, तो इस वजह से क्या होता है, ड्यू टू हीट हीट की वजह से इन एटम्स में या इन इलेक्ट्रॉन्स में बेसिकली हमारा क्या होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, इस चारों तरफ हमारे क्या चल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं। ये क्या चल रहे होते हैं हमारे सर, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे होते हैं। तो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं नॉर्मल तक तो ठीक है, हमारा एटम ऐसे ही होता है, जैसे ही उसको थोड़ी सी हीट मिलती है, भली रूम टेम्परेचर की मिले, भली XYZ कहीं से भी मिले, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है, और इस एनर्जी में उनका क्या बन जाता है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है। क्या डेवलप हो जाती है उनमें, काइनेटिक एनर्जी। हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, और उस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इसका फोर्स तोड़ के मूव आउट कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, और ये ऐसे बाहर नॉर्मली घूम रहे होते हैं, फ्री फ्रॉम दी फोर्स ऑफ न्यूक्लियर। इसलिए क्योंकि ये फ्री हो चुके हैं, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या नाम देता हूं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम देता हूं मैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम देता हूं। लेकिन अगर एक मटेरियल की बात की जाए, इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और नॉर्मल एटम्स भी होते हैं। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां से इलेक्ट्रॉन्स अगर टूट टूट के बाहर जा चुके हैं, ये एटम क्या न्यूट्रल रहेगा क्या, नहीं सर, अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि न्यूट्रल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां से टूट टूट के निकल चुके हैं, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या आ गई है सर, कमी आ गई। इस वजह से इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव रहते हैं और क्या रहते हैं, पॉजिटिव। तो कोई भी जो मटेरियल होता है जो इनफिनाइट नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है,
उसके अंदर जरूर नहीं सिर्फ एटम्स मिले, क्योंकि जैसे उसमें हीट भी आती है, उसमें अलग अलग टाइप की एनर्जीज भी मिलती है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स टूट टूट के निकलते रहते हैं। तो एक मैटर के अंदर हमें एटम भी मिलता है जो कि न्यूट्रल होता है, एक मैटर के अंदर हमें पॉजिटिव भी मिलता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, तो ओवरऑल एटम कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। और उसी मटेरियल में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज भी मिलता है। तो अगर मैं एक मटेरियल बनाऊं तो मटेरियल को ऐसे बनाना सही नहीं होगा कि उसके अंदर पॉजिटिव भी है, उसके अंदर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव, पॉजिटिव। इस तरीके से ये नेगेटिव क्या शो कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं, और ये पॉजिटिव उनको शो कर रहे हैं जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और उनमें ओवरऑल चार्ज क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। और इनमें नॉर्मल एटम्स भी होते हैं। नॉर्मल्स ऐसे क्या होते हैं, एटम्स भी होते हैं, तो क्या होते हैं, बिल्कुल भी फ्री मतलब नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट के अंदर हमें मिल रहे होते हैं। तो पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो इनसे कंबाइंड होकर बना होता है। अब अगर मैं इस मटेरियल के पास एक पॉजिटिव रॉड को लेके आ जाऊं, ऐसे लेके आ जाऊं, या मैं इस मटेरियल के पास कुछ ऐसा करूं, इस मटेरियल के आसपास मैं कुछ ऐसा करूं कि इसके पास में मैं बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा दूं। क्या डेवलप करा दूं, यहाँ पे पास में मैं बहुत सारा क्या करवा दूं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करवा दूं, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्या करवा दूं, डेवलप। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो कि यहाँ पे डेवलप हो चुका है, ये क्या करेगा, दो चीजें करेगा। एक तो इन नेगेटिव वालों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज क्या करेगा, जो नॉर्मल एटम्स है, जो मेरे क्या है, नॉर्मल एटम्स है, इनसे भी वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश करेगा। इसी बात है, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो जब ये आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो मैंने एक चीज देखा, मैंने क्या देखा कि यहाँ पर जो मेरा मैटर है, यहाँ पर एक चीज होगी, ये जो है ये इस तरफ जा रहे हैं, ये क्या जा रहे हैं, इस तरफ। अगर मैं एक कंडीशन में देखूं, मान लेते हैं यहाँ पर एटम है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव वाले इधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव वाले क्या कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं। अब क्योंकि इन एटम से नेगेटिव वाले मूव कर चुके हैं, तो ये एटम खुद भी क्या बन चुके हैं, पॉजिटिव बन चुके होते हैं। क्या बन चुके होते हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी पॉजिटिव, और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इधर जा रहे हैं, तो ये खुद भी क्या बन चुके हैं, पॉजिटिव बन चुके हैं। अब बहुत सारा पॉजिटिव इन सबको अपनी तरफ खींच रहा है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, मेरा नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव लाने से मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मूवमेंट आ गया। एक इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या आ चुके हैं, मूवमेंट। ये पूरे के पूरे पॉजिटिव वाला इनको पूरा का पूरा यहाँ पर खींच रहा है। जो ये चीज करने देते हैं, जो मटेरियल ऐसा पॉसिबल होने देते हैं, जहां पे मुझे क्या दिखता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखता है। अब यहाँ पर तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या चार्ज का फ्लो दिख गया। एक कंडीशन और लेते हैं, क्या कंडीशन लेते हैं, ध्यान से देखना। वापस मैं एक मटेरियल बनाता हूं, ये मेरा केस ए हो गया, मैंने क्या देखा कि मुझे फ्लो दिख रहा है। मान लेते हैं केस बी में, केस बी में मैंने क्या देखा, वापस से मेरा एक मटेरियल है, और इस पर मैंने क्या देखा कि इसके अंदर भी भाई मुझे दिख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है। इसमें भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मान लेते हैं एक एटम है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक एटम है जिसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर मैं पॉजिटिव तो ले आया, यहाँ पर मैं क्या ले आया, पॉजिटिव ले आया। ये वाला पॉजिटिव इस वाले को खींचने की कोशिश करेगा, जो मेरा पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ चिपका के रखने की कोशिश करेगा। ये वाला अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचेगा, यहाँ से इसको ये खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ ले आया, अब ये भी पॉजिटिव बन चुका, अब ये दोनों पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से खींचेंगे, फिर ये तीनों पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव से खींचेंगे, जो कि ये वाला कंडीशन हो जाएगा जिसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव करने लगे एक तरफ की तरफ। लेकिन अपन इस केस में मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि मेरा जो ये चार्ज था ये इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं कि इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के अपनी तरफ लेके जा सके। वो उतना ज्यादा मैं चार्ज उसको दे ही नहीं पाया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के इधर तक गया ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस ने बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीके से इसको पकड़ रखा था और इतना चार्ज में इसको दे ही नहीं पाया, इस वजह से मेरा मूवमेंट ऑफ चार्ज हुआ ही नहीं, मेरा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल ही नहीं हो पाए। पहली स्टेज में ही खत्म हो गए, पहली स्टेज में क्या हो गए, खत्म हो गए। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, मेरा मूवमेंट पॉसिबल था, मूवमेंट मेरा क्या था, पॉसिबल था। तो जहां पर मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है, जिन मटेरियल्स के अंदर
एक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी ताकतवर तरीके से नहीं पकड़ पाता कि दूसरा पावरफुल सोर्स उस इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ के अपने पास ले जाता है, ऐसे मटेरियल्स को मैं कंडक्टर बोलता हूं। ऐसे मटेरियल्स को मैं क्या बोलता हूं सर? कंडक्टर्स बोलता हूं, जिसमें मेरा इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको होल्ड नहीं कर पाता। और ये मटेरियल्स वही मटेरियल्स होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर होता है, जिस वजह से क्या होता है, इनका एटॉमिक साइज इतना बड़ा होता है कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है, जिस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इतना स्ट्रांगली इन पे नहीं हो पाता, जिस वजह से एक अदर सोर्स को पास में लाने से वो इलेक्ट्रॉन्स टूट के चला जाता है और एक रैंडम फ्लो बन जाता है, हर जगह से टूट टूट के जा रहे होते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोल देते हैं? कंडक्टर्स। लेकिन ऐसे मटेरियल्स जिनके एटॉमिक साइज छोटे होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, बहुत न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं, जिस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड इतना स्ट्रांग होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है और कोई भी मैं अदर सोर्स लिया हूं वो उनको तोड़कर नहीं जाने दे पाता। और यहां से अगर नहीं टूट के जाता तो कोई भी एटम अपने वाले को नहीं इधर जाने देता, जिस वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता। तो ऐसे वालों को हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स, जहां पे हमारा मूवमेंट फ्लो नहीं होता, चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फ्लो नहीं होता। तो बेसिक डिफरेंस एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर में आपको समझ आया होगा। अगर कंडक्टर्स की बात की जाए तो अगर मैं एग्जांपल लूं तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, जितने भी क्या हो गए आपके मेटल्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं? आपके कंडक्टर्स होते हैं। आप अपना टैप वाटर ले लो, जो आपके घर में पानी आता है, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अपने किसकी बात कर रहा हूँ? टैप वाटर, जो आपके घरों में आते हैं, जिनके अंदर कुछ क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, वो भी क्या होता है? आपका कंडक्टर होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो, इलेक्ट्रोलाइट्स ले लो, केमिस्ट्री वालों को पता होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी क्या होता है? आपका एक गुड कंडक्टर होता है। ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है जो क्या होते हैं? हमारे गुड कंडक्टर होते हैं। वैसे अगर इंसुलेटर्स की बात की जाए तो इंसुलेटर्स भी आपके कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स ये क्या होते हैं? आपके जनरली इंसुलेटर्स होते हैं। या फिर आप रबड़ ले लो, रबड़ भी क्या होता है? आपका इंसुलेटर होता है। प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक भी क्या होता है? आपका इंसुलेटर होता है। तो ये क्या होते हैं? ये अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होने देते, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इनके थ्रू नहीं जा पाते, लेकिन कंडक्टर्स के थ्रू चले जाते हैं। तो होप कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में आपको अच्छे से चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आगे चलता हूँ। इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं। अब इंसुलेटर्स में एक दो बातें और जाननी होती है। क्या जाननी होती है? मान लेते हैं केस, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने पॉजिटिव सोर्स लगाया। क्या लगाया? पॉजिटिव। जो मैं चाहता हूं यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को, जो मैं चाहता हूं यहाँ के जो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इनको यहाँ से तोड़ के लेके आ पाए, बट वो तोड़ के नहीं ला पा रहा, बट वो तोड़ के नहीं ला पा रहा। अब मैंने क्या किया कि यार ये तो गलत चीज होगी। मैंने क्या किया? और बढ़ाया, मैंने अपना क्या बढ़ाया? और सोर्स बढ़ाया। फिर भी मैंने देखा इलेक्ट्रॉन्स टूट के नहीं आ रहे, क्योंकि होल्ड क्या है? न्यूक्लियस का होल्ड अभी भी क्या है? बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रॉन्ग है। मान लो मैंने और बढ़ा दिया, मान लो मैंने और चार्ज बढ़ा दिया, एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बढ़ा दिया। अभी भी मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का होल्ड इतना अच्छा था न्यूक्लियस पे, इसने इसको टूट के जाने नहीं दिया। लेकिन मैं बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। एक ऐसी कंडीशन आई, मैंने अपने चार्ज को इतना बढ़ा दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये टूट के आ गया। ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है ये मेरा क्या हुआ? टूट के चला गया। कहां पे चला गया? इधर। ये जो आया इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन। कि एक इंसुलेटर का, एक इंसुलेटर का ब्रेकडाउन होकर वो किस में कन्वर्ट हुआ? कंडक्टर में। इसमें कंडक्टर हुआ कंडक्टर में। और वो जिस स्ट्रेंथ तक झेल सकता है एनर्जी या फोर्स को, एक इंसुलेटर का जो एटम है वो जिस स्ट्रेंथ तक इस पावर को झेल सकता है कि वो टूटने नहीं देगा, वो टूटने नहीं देगा, उसको अपन बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर्स। यहां से एक पॉइंट नोट करना चाहो तो कर सकते हो, हम डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? तो इंसुलेटर की वो स्ट्रेंथ या वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसको वो विथहोल्ड कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है कि वो अपने न्यूट्रॉन को नहीं टूटने दे। तो अगर जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, जितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, उतना ही अच्छा
हमें इंसुलेटर बताया जाता है। तो ये अच्छा क्या होता है, हमारा इंसुलेटर होता है, क्योंकि जिसकी ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही लेट ब्रेक डाउन होगा, मतलब उसमें कंडक्शन उतना ही लेट आएगा या उतनी ज्यादा पावर दे पाएगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है तो मैंने थोड़ी सी पावर दी और इंसुलेटर ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो गया, कंडक्टर में। तो जितना अच्छा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक इंसुलेटर का, उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी उतनी ही अच्छी होती है। तो इंसुलेटर्स की और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपको या डाई इलेक्ट्रिक के बारे में आपको पता चला होगा, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। अब अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स हम पढ़ते तो है, बट हम कभी ये नहीं सोचते इंसुलेटर हमारी डे टू डे लाइफ में यूज कहाँ आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह होती है भाई। इंसुलेटर क्या करता है, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, चार्ज का फ्लो रोक लेता है। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो कर देते हैं। हमारे बड़े बड़े आपने देखा होगा, एक वायर से मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर एक पॉइंट से उसी पॉइंट तक करंट भिजवाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवाना है, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ। अगर मान लेते हैं आप बड़े बड़े पोल्स देखते हैं, आप क्या देखते हैं, ऐसे बड़े बड़े पोल्स देखते हैं जिनमें ऐसे इलेक्ट्रिक वायर चल रहे होते हैं। बड़े बड़े ऐसे पोल्स देखते हैं जिनमें क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स चल रहे होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक वायर मेटेलिक पोल के टच भी हो गया तो पूरा का पूरा जो उसका चार्ज है उस मेटेलिक वायर, उस मेटेलिक टावर से होता हुआ जमीन में चला जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, बड़े बड़े ऐसे ऐसे शेप के मेटेलिक टावर लगे हुए होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह को कंडक्शन कर रहे होते हैं। एक वायर का क्या कर रहे होते हैं, ऐसे कंडक्शन कर रहे होते हैं। अब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं। अगर ये कंडक्टर, ये तो भाई हिसाब से क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा ये पूरा ऐसे जाके क्या हो जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। अरे क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग। क्योंकि हमारा जो कंडक्टर होता है, मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, और ये क्या करता है, अलाउड करता है हमारे चार्ज को खुद के अंदर से फ्लो करने का। इस चीज को रोकने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इंसुलेटर्स यूज कर सकते हैं। कैसे इंसुलेटर यूज कर सकते हैं, हम ये जो वायर है इसके साथ एक ऐसे इंसुलेटर का कुछ लगा के इसमें से वायर को डालते हैं। किस वजह से, ये जो वायर है ये सीधा सीधा चला जाता है, चार्ज सीधे सीधे चले जाते हैं और मेटलिक को टच नहीं करते। तो ये इंसुलेटर्स का ये फायदा होता है कि चार्ज को फैलने नहीं देता, एक जगह से दूसरी जगह पर्टिकुलर। जैसे हमारे जितने भी वायर्स होते हैं ये भी इंसुलेटिंग होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मुझे एक सिटी से दूसरी सिटी पानी फेंक पहुंचाना है, तो मैं ऐसे बाल्टी भर के फेंक दूंगा तो पूरी जगह चले जाएंगे, कभी भी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर मैं पाइप का यूज करूं और फिर मैं एक पॉइंट से या दूसरी सिटी तक मैं क्या पहुंचाऊं, पानी को पहुंचाऊं, तो मैं उसको इजिली फ्लो करवा सकता हूं। तो इसी में चार्जेस का भी होता है। अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरी जगह पॉइंट चार्ज पहुंचाना है तो मुझे पूरी कोशिश करनी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले, इधर उधर नहीं फूले पहले, और ये काम इंसुलेटर कर लेता है। इंसुलेटर चार्जेस को अपने आर पार नहीं होने देता और वो एक पाइप की तरह चार्जेस क्या चलते रहते हैं, सीधे चलते रहते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, इंसुलेटर्स की थोड़ी बहुत कहानी होगी कि क्या क्या इसके फायदे होते हैं, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं। हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को भी समझ लिया। अब आते हैं रिटेन इन मेमोरी, जो भी मैंने अब तक बताया है ना, अगर उसको एज अ नोट आपको देखना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, तो आप इन पॉइंट्स को कर सकते हो। ये वही पॉइंट्स है जो मैं अब तक बताते चलो। सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जहां से इलेक्ट्रिक चार्ज इजिली फ्लो हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, कंडक्टर्स बोलते हैं। ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ सर आपके इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं होने देते क्योंकि न्यूक्लियस का क्या होता है, अच्छा होल्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। उस एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ड्राईवुड। ये सब किसके एग्जांपल हो गए सर, आपके इंसुलेटर्स के एग्जांपल हो गए। कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बता दिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पे उनको थोड़ी सी हीट मिलती है तो उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, जिस वजह से वो अपने एटम से टूट टूट के बाहर गिर जाते हैं। और वो जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है अब वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। which are loosely held by nucleus, which are loosely held by nuclei of their atom. Insulators do not have free electrons. भाई इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस से उनको तोड़ के बाहर जाने नहीं देता। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ देयर एटम। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि इंसुलेटर्स का न्यूक्लियस उन एटम्स या उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से क्या करता है, होल्ड करके रखता है। The
charge transferred to a conductor get distributed over the entire surface. The charge transferred to an insulator stays at the same place. कहने का मतलब है कि अगर एक कंडक्टर को मैं कोई चार्ज दे रहा हूँ, वो चार्ज क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पूरे के पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका, इस पॉइंट को समझते हैं अपन। जैसे मान लो अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं, लेट्स से मान लेते हैं ये कंडक्टर है और मैंने एक रॉड ली, जो कि रॉड क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज थी। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को मैंने इस कंडक्टर में टच करवाया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें भी क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फैल जाएगा और कहीं मूवमेंट वो नहीं करेगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में क्या होता है, वो एक जगह टच करता है, यहां से वो मूव करके कहीं और नहीं जा सकता। होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसी के साथ चलते हैं सेमीकंडक्टर। हमने कंडक्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया, अब अपन बात करते हैं सर सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो कि आपके कंडक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं और आपके इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करते हैं। जब आपका लो टेम्परेचर होता है, जब आपका क्या होता है, लो टेम्परेचर, तो वो मटेरियल, मान लो कोई मटेरियल है, मुझे नहीं पता ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, लेकिन मैंने एक चीज देखी, क्या देखी कि ये मटेरियल जब लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर्स की तरह। जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये कंडक्टर बन जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर फ्लो करवा देता है। तो ऐसे मटेरियल्स जो इंसुलेटर भी बन जाते हैं और सही सिचुएशन पे आने पे कंडक्टर्स भी बन जाते हैं, इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं सर? सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर्स के दो बहुत अच्छे एग्जांपल होते हैं, एक तो जर्मेनियम होता है और एक क्या होता है, सिलिकॉन। क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स आर द थर्ड क्लास ऑफ मटेरियल्स। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेमीकंडक्टर आर समवट बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ना ही हम इसको परफेक्ट इंसुलेटर कहेंगे, ना ही हम इसको परफेक्ट कंडक्टर कहेंगे, ये कहीं बीच में होती है, जो कभी कंडक्टर की तरह भी यूज हो जाती है और कभी इंसुलेटर की तरह भी यूज होती है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल हो गए, सिलिकॉन हो गया और एक जर्मेनियम हो गया। अगर आगे चले तो ये कुछ कंडक्टर्स है, जैसे आपका कॉपर का वायर जो हमारे घरों में होता है, ये भी कंडक्टर है। आप गोल्ड जो पहनते हो, मेटल है, ये भी कंडक्टर है। या जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स क्या हो गए आपके, कंडक्टर। या आपके घरों में जो वाटर आ रहा है, ये भी क्या है, कंडक्टर है। और आपकी पेंसिल का जो ग्रेफाइट होता है, ये हम क्या बोलते हैं सर? कंडक्टर्स बोलते हैं। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो वुड, लकड़ी हमारा क्या होता है, इंसुलेटर। प्लास्टिक भी हमारा क्या होता है, इंसुलेटर। ग्लास भी हमारा इंसुलेटर। सिरेमिक जो आपके वॉश बेसिन वगैरह बनते हैं, जो किससे बनते हैं, सिरेमिक से बनते हैं, ये हमारा क्या होता है, इंसुलेटर। और फैब्रिक जो हमारा कपड़ा है, ये भी क्या होता है सर, इंसुलेटर होता है। ये किसका एग्जांपल है? ये सिलिकॉन है। ये क्या आपका सिलिकॉन है। और सिलिकॉन क्या होता है हमारा, सेमीकंडक्टर। ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर। जितने भी आपके मेमोरी कार्ड वगैरह बन रहे हैं आजकल, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, छोटे छोटे चिप बनते हैं, जो इंजीनियर्स होंगे उनको पता होगा, आर्डिनो का सेट बनता है, बड़े बड़े आपके ट्रांजिस्टर वगैरह बनते हैं, ये सब क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर से। और ये सिलिकॉन है, एक एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। आगे चलते हैं हम। आगे आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी। कि हम एक बॉडी को कितनी तरीके से क्या कर सकते हैं, चार्ज। क्या सिर्फ रबिंग, एक रबिंग ही प्रोसेस है जिससे एक बॉडी चार्ज हो सकती है, या बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है? अगर अपन यूनिवर्स की बात करें, अगर हम क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात करें, तो यूनिवर्स में कोई भी जो चीज होती है वो न्यूट्रल अवस्था में होती है। उसमें चार्ज एक फिक्स दे रखा है कि इसके पास इतना चार्ज है, वो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन हम रबिंग वगैरह कुछ करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनसाइड क्या होता है, एक चार्ज डेवलप हो जाता है। हमने कोई नया चार्ज नहीं दिया, हमने सिर्फ ट्रांसफर किया है जो पहले से एग्जिस्ट है उसको। तो ये क्या होते हैं, हमारे चार्ज कर देते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय रबिंग एंड फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, हम उसको क्या करते हैं, जब रब करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जोर जोर से किसी कपड़े उस पर क्या करते हैं, रब करते हैं। तो इनमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। क्या हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिस वजह से बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। बॉडी चार्ज, जो न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज, हम क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू विच a neutral body
गेट्स चार्ज्ड, न्यूट्रल बॉडी गेट्स चार्ज। तो ये रबिंग का हो गया, ये तो हम शुरुआत से ही पढ़ते जा रहे हैं। क्या रबिंग के अलावा कोई और भी प्रोसेस होता है? हाँ, एक प्रोसेस का नाम होता है कंडक्शन, जो हम रबिंग की मदद से नहीं करते, हम उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। कंडक्शन हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है। कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से मेरा क्या मतलब है? मान लेते हैं एक स्फेरिकल स्फीयर है, ये क्या है अपना? एक स्फीयर है ए। अभी ये न्यूट्रल है, अभी इसमें कोई भी चार्ज नहीं है। अगर ये न्यूट्रल है, ठीक है, और मैं इसमें एक चीज लेके आ रहा हूं, मान लेते हैं मैं एक रॉड लेके आया, मैं एक ग्लास रॉड लेके आया, जो कि ग्लास रॉड क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और इस रॉड को जब मैं क्या करवाता हूँ? टच करवाता हूँ। इस रॉड को मैं जब क्या करवाता हूँ? इसमें टच करवाता हूँ। जैसे इस रॉड को मैंने इसमें क्या करवाया? टच करवाया, तो ये पूरा का पूरा जो चार्ज है ये क्या हो जाता है? इसमें ट्रांसफर हो जाता है, हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब ये जो बॉडी है, ठीक है, जो पहले न्यूट्रल थी, अब क्या होगी? चार्ज होगी। अब क्या होगी सर? इसमें चार्ज होगी। तो ये क्या होता है? चार्ज बाई कंडक्शन। चार्ज बाई कंडक्शन, जब हम एक जो न्यूट्रल है, दूसरी जो नहीं है न्यूट्रल, उसमें चार्ज है, उसको जब अपन एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहता है। तब तक होता है जब तक दोनों क्या नहीं हो जाते? बैलेंस नहीं हो जाता। इस वजह से दोनों पे क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाई कंडक्शन, जिसमें हम टच करके चार्ज को ट्रांसफर करवा लेते हैं। एक आता है विदाउट टचिंग, जिसमें हम टच ही नहीं करते, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कंडक्शन में टच होता है, इंडक्शन में टच नहीं। लेकिन सवाल उठता है इंडक्शन काम कैसे करता है सर? तो इंडक्शन कैसे काम करता है सर? मान लेते हैं एक मटेरियल है, अगर ये मेरा मटेरियल है तो इसमें, और ये मटेरियल मान लेते हैं न्यूट्रल है, ये मटेरियल क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का क्या मतलब हो गया? इसमें जितने पॉजिटिव है, जितने इसमें क्या है? पॉजिटिव है, उतने ही उसमें नेगेटिव है। जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर इन इक्वल नंबर। अब मैं क्या करता हूँ? एक चार्ज रॉड इसके पास लाता हूँ, मैं इसको टच नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ इसके पास ला रहा हूँ। मैं क्या लाया? एक चार्ज रॉड इसके पास लाया। मान लेते हैं वो क्या थी? प्लस चार्ज था। मान लेते हैं उस पर क्या चार्ज था? प्लस चार्ज था। अब ये जो प्लस चार्ज है, ये वाला जो प्लस चार्ज है, ये इसके पास वाले प्लस चार्ज को तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज repels the another positive charge and attracts the negative charge and attracts negative charge। ये जो पॉजिटिव वाला है ये क्या करेगा? इस अलग से हमारा जो क्या है, इस पॉजिटिव वाले को तो धक्का देगा और इस नेगेटिव वाले को ये अपने पास बुलाएगा। इस नेगेटिव वाले को पास बुलाएगा, पॉजिटिव वाले को क्या देगा? धक्का देगा। इस वजह से आफ्टर सम टाइम मैं क्या देखूंगा कि इस मटेरियल के अंदर, आफ्टर सम टाइम इसी मटेरियल के अंदर एक तरफ तो सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे। मैं एक ग्लास रॉड लाया हूं, एक ग्लास रॉड जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या हुआ? एक तरफ तो सारे मेरे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। क्या डेवलप हो गए? नेगेटिव नेगेटिव। और एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गए और बीच में नॉर्मल चलता रहा, बीच में इधर वाला नॉर्मल चलता रहा। तो अभी जो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब मैंने देखा एक डिफरेंस आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस आ गया और एक तरफ नेगेटिव चार्ज का क्या आ गया? डोमिनेंस आ गया। तो इस स्टेट को जब हमें एक क्लियर डोमिनेंस दिखता है, एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ है पॉजिटिव, तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि ये मटेरियल या क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। क्या हो गया? पोलराइज्ड हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड हो गया ये मटेरियल। पोलराइज्ड का क्या मतलब होता है कि इसमें क्या हो चुके हैं? एक डोमिनेंस आ चुका है, एक डिफरेंशिएशन आ चुका है कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ क्या हो चुके हैं? नेगेटिव हो चुके हैं। अब अगर मैं क्या करूं? एक दूसरा मटेरियल लाऊं, क्या करूं? एक दूसरा मटेरियल इसको टच करो, दूसरे मटेरियल को क्या करवाऊं? टच करो। जैसे मैं इस मटेरियल, अभी ये मटेरियल न्यूट्रल है, ये वाला मटेरियल क्या है? न्यूट्रल है। ये पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ये क्या हो गया? अब इस वाले में क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज आ चुका है।
और जैसे ही इसमें से पॉजिटिव चार्ज गया तो इस वाला में ये वाला जो मेरा मटेरियल है, ये वाला जो मेरा क्या है मटेरियल है, इसमें क्या हुआ नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंस आ गया। क्या आ चुका है मेरे नेगेटिव चार्ज का डोमिनेंस आ चुका है। और कुछ टाइम बाद मैं इस रॉड को भी हटा लूंगा, कुछ टाइम बाद मैं क्या करूंगा इस रॉड को भी इससे दूर ले जाऊंगा। तो मैंने इन तीनों स्टेप में क्या देखा कि पहले जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल था, मैं जैसे चार्ज लगाया तो वो मटेरियल क्या हो चुका है पोलराइज्ड हो चुका है। और दूसरे वाले चार्ज को अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, यहाँ पर भी अभी भी जो नेट चार्ज है वो क्या है मेरा जीरो है, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है। लेकिन अब मैंने कंडक्शन, यहाँ पे मैंने क्या करवाया कंडक्शन की मदद से एक चार्ज मैंने इधर ट्रांसफर करवा लिया, जिस वजह से दूसरे चार्ज का इधर डोमिनेंस दिख गया। और अब जो ये न्यूट्रल था वो क्या हो चुका है नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो मैंने क्या देखा, मैंने इस रॉड को इसका टच नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी एक न्यूट्रल मटेरियल में मैंने क्या दे दिया चार्ज दे दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं इंडक्शन बोलते हैं। जब हम टच नहीं करते लेकिन फिर भी हम क्या देते थे उसको चार्ज देते थे। कुछ लोग मटेरियल टच नहीं करवाते, वो एक दूसरे तरीके से करते हैं। वो क्या करते हैं कि मान लो इसमें पोलराइजेशन आ चुका है, मैं बोल देता हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज था, इसके अंदर पोलराइज वाली स्टेट आ चुके हैं। कैसी स्टेट आ चुके हैं, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप हो चुका है और यहाँ पे क्या डेवलप हो चुका है पॉजिटिव डेवलप हो चुका है। तो मैंने क्या किया इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया अर्थ से। ये वाली चीज मैंने क्या कर दी इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दी, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ के, इस सबको क्या करवा दिया न्यूट्रलाइज करवा दिया। इसको क्या करवा दिया न्यूट्रलाइज करवा दिया, जिस वजह से ये वाला जो मेरा मटेरियल है ये वाला तो इधर चला चुका है, तो ये नेगेटिव वाला चार्ज इधर आ जाएगा और पूरे में फैल जाएगा। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो मैंने ग्राउंडिंग करवा दिए और वो वाला चार्ज मेरा इधर आ गया। तो ये सारे के सारे मेथड किसके हमारे इंडक्शन के। तीन मेथड पढ़े जिससे मैं एक बॉडी को चार्ज कर सकता हूँ। एक तो मैं रबिंग से जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, एक बाई कंडक्शन जिसमें मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में लाता हूँ। कांटेक्ट में लाने से इधर वाला चार्ज इसमें ट्रांसफर होने लगता है, जब तक ट्रांसफर होगा जब तक वो बैलेंस सिचुएशन में नहीं आ जाते। तीसरा बाई इंडक्शन, इंडक्शन में मैं टच नहीं करवा रहा लेकिन फिर भी एक बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया। कैसे चार्ज कर दिया हमने ये चीज अभी देखी थी और अच्छे से देखते हैं। मान लेते हैं इंडक्शन का प्रोसेस है। पहले केस में मैंने क्या देखा, इस वाले केस में कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, जितने प्लस है उतने ही माइनस है। अब मैं एक रॉड लेके आया कैसी नेगेटिव वाली, तो क्या हो गया पोलराइजेशन हो गया, या एक तरफ पॉजिटिव आ गए और एक तरफ क्या आ गए सर मेरे नेगेटिव आ गए। फिर मैंने क्या किया अर्थिंग की मदद से ये जितना भी नेगेटिव चार्ज है इसको मैंने नीचे उतार दिया। तो क्या हुआ एक तरफ मेरा पॉजिटिव ही रह गया। और जैसे ही मैंने कुछ टाइम बाद इस नेगेटिव रॉड को हटाया तो मेरा जितना भी पॉजिटिव चार्ज था पूरे के पूरे स्फीयर में इक्वली क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूट। तो इस केस में ये न्यूट्रल था, यहाँ पर तो क्या था ये न्यूट्रल था, और अब इस केस में ये क्या हो चुका है पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। तो इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हम बोल सकते हैं व्हेन अ चार्ज बॉडी इज brought नियर एन अनचार्ज बॉडी द चार्जेस इन द अनचार्ज बॉडीज गेट पोलराइज्ड। क्या हो जाते हैं हमारे पोलराइज, मतलब प्लस वाले इधर नेगेटिव वाले इधर, या डिफरेंशिएशन दिख जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसी की चार्ज से हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। होप तीनों मेथड चार्जिंग के समझ आए होंगे। इसी के साथ मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बोल रहा है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है। क्या कहता है हमारा एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो अब हम हमारे वीडियो लेक्चर के एक दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। होप मैं मान सकता हूं कि हमने बॉडी को चार्ज करना सीख लिया तीनों ही मेथड से, बाय कंडक्शन, बाय रबिंग और बाय इंडक्शन। इन रबिंग हम रब कर रहे थे, इन कंडक्शन हम एक दूसरे को टच करवा रहे थे, और इन इंडक्शन हम सिर्फ पास ले जाके पोलराइज कर रहे थे और एक चार्ज को ग्राउंड या किसी दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर करवा के दूसरे वाले को हम पूरा का पूरा चार्ज करवा रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनको हमें एक एक करके पढ़ना है। अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेसिक प्रॉपर्टीज। क्या क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिकली तीन होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो एडिटिव, हम क्या बोलते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी। दूसरी होती है क्वांटाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन। और तीसरी होती है हमारी कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन। इन तीन प्रॉपर्टीज को हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, एक एक करके वन बाय वन हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि क्या एडिटिविटी होती है, क्या हमारा क्वांटाइजेशन होता है और क्या ही हमारा कंजर्वेशन होता है। तो पहले आते हैं हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमारा क्या बोलता है कि कोई भी जो चार्ज होता है ये कभी अर्थमेटिक तरीके से प्लस माइनस नहीं होता, ये हमेशा एल्जेब्रा की तरह से होता है। अर्थमेटिक की तरह से क्या होता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, एक जेडन दूसरे जेडन के पास आया तो ये क्या बन जाता है, दो जेडन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दो जेडन बन जाते हैं। लेकिन ये तो अर्थमेटिक तरीके से ऐड हुए। लेकिन जब हम इसको एल्जेब्रिक तरीके से ऐड करते हैं, हम किसके तरीके से ऐड कर रहे हैं, एल्जेब्रिक, तो जरूरी नहीं हमेशा 2+2 हमेशा क्या मिले, मुझे 4 ही मिले, या जरूरी नहीं कभी एक के साथ एक जुड़े तो हमेशा क्या मिले, हमें 2 ही मिले। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर मान लो -1 है और ये क्या है +1 है, तो हमें क्या मिल सकता है, 0 भी मिल सकता है। तो एल्जेब्रा हमेशा साइन के साथ आता है, एल्जेब्रा हमेशा क्या आता है, साइन, प्लस या माइनस साइन के साथ आता है। लेकिन अर्थमेटिक में कभी साइन का नहीं होता, उसमें एक से एक और एक मिलके 2 ही बनते हैं, यहाँ पर एक और एक मिलके 0 भी बन सकता है। तो एक और एक 0 बनने वाली प्रॉपर्टी हमेशा चार्ज फॉलो करता है। चार्ज हमेशा साइंस के साथ आता है, सेम साइन वाले ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन वाले क्या हो जाते हैं, हमारे माइनस हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं एडिटिविटी। इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग algebraically all the charge present anywhere on the system। मान लेते हैं एक सिस्टम है, मान लेते हैं मेरा क्या है, एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्ज है। लेट्स से इसमें +3 का चार्ज है, +3q, इसमें +2q भी है, इसमें मान लेते हैं कोई माइनस चार्ज बॉडी भी है, -4q, इसमें कोई प्लस वाली भी मान लेते हैं, एक और माइनस ले लेते हैं 3q। अगर मैं इस टोटल चार्ज देखूंगा इसमें, तो ये नॉर्मल ऐड होंगे, नॉर्मल क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। कैसे ऐड हो जाएंगे, अगर मैं इसमें देखना चाह रहा हूं टोटल चार्ज ऑन बॉडी, तो क्या हो जाएगा हमारा, आप प्लस वाले को प्लस लिख लो, +3, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा मेरा माइनस का। तो 3 प्लस जो सेम साइन वाले उनको मैंने ऐड कर लिया, ये बन गया प्लस का 5 और ये क्या बन गया, माइनस का 7। और ओवरऑल मेरे पास कितना आ गया, -2। तो ओवरऑल चार्ज इस बॉडी का ओवरऑल कितना चार्ज है, -2q। और ये कैसे ऐड हुए हैं, प्लस के प्लस के साथ, माइनस के माइनस के साथ। इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी सिंपली सेज दैट कि जितना भी सिस्टम का चार्ज होता है वो प्लस माइनस साइन के साथ उसको नॉर्मली ऐड कर लो और आपका जो आंसर आता है वही रहता है। हमेशा चीजें ऐड होके नहीं होती, इसमें माइनस भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं जिसको अपन बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कंजर्वेशन ऑफ मास होता है एक मैटर का, अगर मैं एक बात कर रहा हूं मैटर, तो अभी हमने समझ लिया अच्छे से मैटर में मास भी होता है और चार्ज भी होता है, दोनों चीजें होती है सर। तो जैसे अपन मास का पढ़ते हैं वैसे हम चार्ज का पढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अगर मैं एक यूनिवर्स की बात करूं भाई, हमें पता है एटम, अगर सबसे छोटे लेवल पे लेके चले एटम, एटम से बनता है कोई मैटर और मैटर से अपना पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, से बना हुआ है यूनिवर्स। रेडिएशंस भी होती है, बट एक बार अपन मान लो या आप और समझ लो मैटर से अपना अर्थ भी बना हुआ है। तो भगवान या आप कोई भी अपने यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट हमें इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रखा है, जितना उसने चार्ज दे रखा है उतना ही है। ना ही हम एक्स्ट्रा चार्ज ला सकते हैं और ना ही हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। यही बोलता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास। हम सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे बाय रबिंग हमने ट्रांसफर कर दिया, बाय कंडक्शन हमने कुछ को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो एक अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम बनाऊं तो उसमें अपना जो यूनिवर्स वगैरह सब है उसमें चार्ज फिक्स है, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ओनली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। का चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड और इट कैन डिस्ट्रॉयड। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होप आपको यहां से समझ आया होगा। इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर एक टोटल चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में है, किसी यूनिवर्स में है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो कभी बदलता नहीं, वो फिक्स्ड रहता है। It is not possible to create or destroy a net charge carried by an isolated system। उस सिस्टम को, उस यूनिवर्स को या किसी भी चीज को मैं कोई नया चार्ज नहीं दे सकता, मैं उसमें चार्ज पैदा नहीं करवा सकता, ना ही मैं उस चार्ज को क्या कर सकता हूँ, डिस्ट्रॉयड नहीं करवा सकता।
चार्ज पार्टिकल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, सिर्फ एक चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करवा सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। होप यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक इसमें मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा सा डीप हो जाता है वो पॉइंट, आपको उतने डीप में अभी जानने की, इस चैप्टर के अंदर भी जानने की जरूरत है। ये बोलना सही नहीं होता कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएट। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सिंगल चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएट, लेकिन पेयर ऑफ चार्जेस कैन बी डिस्ट्रॉयड और, इसमें भी एक बहुत लंबी कहानी है कि कैसे एक पेयर ऑफ चार्ज को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ या फिर क्रिएट कर सकता हूँ, बट अभी इस चैप्टर में उस कहानी को समझने की जरूरत नहीं है। बट ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे आइंस्टाइन ने खत्म करी थी के साथ। तो बताया था मैटर हमारा एनर्जी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर या डेवलप हो सकता है, मतलब मैटर से एनर्जी बन सकती है और एनर्जी से मैटर भी बन सकता है। मतलब एनर्जी का क्या मतलब हो गया, आप चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हो, चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, बट पेयर के अंदर होता है। तो इस पे अभी अपन इतना नहीं जाएंगे। इन अपकमिंग सेक्शन जब मुझे लगेगा ये जरूरी है समझाना, जब अपन न्यूक्लियर वाले फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें ये चीज मैं जरूर लाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे हम एक ग्रुप ऑफ चार्ज को या हम पेयर ऑफ चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कहाँ उसमें आइंस्टाइन का रोल आता है। अभी आप सिर्फ 3-4 चीजें ध्यान रखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, हम कोई नया चार्ज ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, वी कैन ओनली ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा इतना भी लिख के चलोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर मैं पूछूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, सबसे पहले तो क्वांटा का मतलब क्या होता है, व्हाट अमाउंट। क्वांटा का क्या मतलब होता है, या तो इसको पैकेट्स बोल सकते हो आप या फिर इसको बोल सकते हैं व्हाट अमाउंट, इसका अमाउंट चार्ज का, क्या ये अमाउंट कर रहा है, तो ट्रांसफर से रिलेटेड है, ये ट्रांसफर से है, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर। तो हिसाब से होता ही है कि एक बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज होती है, क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यूनिट का क्या मतलब होता है, इतना कम से कम अमाउंट के, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इतना कम से कम अमाउंट वो अपने साथ लेके जा रहा है, ना ही इससे कम होगा ना ही इससे ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, मान लो मैं आपसे सवाल करूं, एक पार्टी में कितने जने आए थे, तो आप क्या बोलोगे, या तो 10 जने बोलोगे, या 12 जने बोलोगे, या 15 जने बोलोगे। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा सर 15.5 आए थे या 16.7 आए थे। तो किसी भी सिचुएशन में एक फिक्स अमाउंट का ट्रांसफर होता है कि हमारे घर से 16 जने पूरे पार्टी के लिए ट्रांसफर हुए, 16.5 तो नहीं हुए, 16.5 तो नहीं हुए। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं अपने साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाते समय, उसी को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उस पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये जो इसका चार्ज होता है, क्या होता है, इसका चार्ज होता है, ये एक बेसिक यूनिट है। क्या है इसकी सर, बेसिक यूनिट है। अगर एक दो बॉडी, लेट्स से ए बॉडी और मान लेते अपन कि ए बॉडी, ये मेरी क्या होगी, ए बॉडी, और ये मेरी क्या होगी, बी बॉडी। यहां से मैं देख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इस बॉडी से यहां से क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो ये कितनी मिनिमम वैल्यू लेके जाएगा, तो ये इतनी मिनिमम वैल्यू अपने साथ लेके जाता है। मैं इसको आधे में नहीं बोल सकता, मैं ये नहीं बोल सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, या मैं ये नहीं बोल सकता कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ये 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप होता है। ये पहली सीट पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। कितना, 1.6 मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो इस बॉडी पे कितना चार्ज आ गया, 1.6 आ गया। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज हुए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया, 1.6 आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन में कितना चला गया, 3.2 चला गया। 3 इलेक्ट्रॉन में कितना चला गया, 4.8। अगर मैं बोलूं 2.5 चार्ज जा सकता है क्या, तो नहीं जा सकता।
ये इन्हीं वैल्यू में ट्रांसफर होता है। इन्हीं वैल्यू में क्या होता है ट्रांसफर, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होएगा, या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। और हर एक 1.6 वैल्यू क्या करता है, अपने साथ कैरी लेके चलता है। तो बीच का कोई नंबर मैं कभी भी नहीं ले सकता। यही कॉन्सेप्ट मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जा रहा है तो एक फिक्स अमाउंट लेके जाता है, इससे कम, एक मिनिमम अमाउंट से कम वो चार्ज नहीं जा सकता। और वो मिनिमम अमाउंट कितना होता है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। तो इसी के साथ आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो क्या हो गया, द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all the free charges are integral multiple of a basic unit। basic unit कितनी होगी हमारी, वही 1.6 of a charge represented by E। सिंबल क्या हो गया हमारा, इलेक्ट्रॉन का E सिंबल हो गया। चार्ज Q on the body is always denoted by Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। इस फॉर्मूले का क्या मतलब होता है सर, मान लेते हैं ये मेरी एक बॉडी है, मान लेते हैं ये मेरी क्या है, बॉडी है। अब इस बॉडी पे मान लेते हैं Q मेरा टोटल चार्ज है, इस बॉडी पे Q मेरा क्या है, टोटल चार्ज। अभी टोटल चार्ज मैं निकाल कैसे सकता हूं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनसे। मान लेते हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इसमें कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3 इंटू ई, जो कि क्या होता है 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मान लेते हैं 3 9 के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 3 9 के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 4। तो 4 का मैं से क्या निकालता, 4 इंटू ई, जो कि क्या होता है 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये तो मुझे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। मान लेते हैं इसमें n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ना ही 3 होते हैं, ना ही 4 होते हैं, ना ही 5 होते हैं, ना ही 6 होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, n। तो मैं टोटल चार्ज कैसे निकालता, n जितना नंबर और बेसिक यूनिट, और मेरा बेसिक यूनिट से मल्टीप्लाई। तो यही मेरा क्या आ जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की n इंटीग्रल मल्टीपल या तो 1 होगा या 2 होगा। n बराबर कितना हो सकता है, 1.5 नहीं हो सकता, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चल के क्या चलेगा, इनफिनिट परफेक्ट नंबर चलेगा। तो इसी के साथ हम इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझ चुके हैं कि क्या होता है। वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, और e की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या होता है, एक अपने चार्ज की ऐसा यूनिट होती है जिसको हम आने वाले टॉपिक में जब हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया। सबसे पहले जब इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया था तो हमने लाइटनिंग से स्टार्ट किया कि लाइटनिंग जो होती है तो क्या बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का क्या होता है, फिनोमिना होता है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, लाइटनिंग ही नहीं, हमने देखा स्पार्क, शॉक, ये सब किसके फिनोमिना होते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और ये क्यों होते हैं, जब हम एक फिक्स एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं। इसी को समझते हुए हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी पे गए कि कैसे रबिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है वो क्या बन रहा है, कम इलेक्ट्रॉन्स वाला क्या बन रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट को पढ़ते हुए हमने पढ़ा मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से 3 टाइप के मटेरियल बनते हैं। जहां पर मूवमेंट हो रहा है उसको हमने कंडक्टर्स बोला, जहां मूवमेंट नहीं हो रहा उसको हमने इंसुलेटर बोला। अगर मैं जबरदस्ती मूवमेंट करवाना चाह रहा हूं उसको हमने बोला ब्रेकडाउन या फिर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसके साथ हमने सेमीकंडक्टर्स को भी पढ़ा कि सेमीकंडक्टर्स दोनों चीजें फॉलो करते हैं। फिर इसको खत्म करते मैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे आ गया, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आ गया, जिसमें 3 पढ़ी। एडिटिविटी, जिसमें सिंपली बोला गया कि सबको ऐड कर लो साइन के साथ, जो ओवरऑल आंसर आएगा वही उस बॉडी का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर हमने कंजर्वेशन पढ़ा। कंजर्वेशन में सिंपली क्या बोला गया, ना ही मैं किसी चार्ज को क्रिएट कर सकता हूँ ना ही मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसमें मैं कुछ नया डाल नहीं सकता, उसका कुछ छीन नहीं सकता। बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मैं उसको क्या करवा सकता हूँ, ट्रांसफर करवा सकता हूँ। तीसरा हमारा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमें अमाउंट पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन अगर वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है तो मिनिमम कितना चार्ज लेके जा रहा है। तो मिनिमम कितना चार्ज लेके जाता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो अपने साथ चार्ज लेके दूसरी बॉडी में चला जाता है। फिर हमने दूसरा पढ़ा क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, क्या आधा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो नहीं। एक फिक्स ट्रांसफर होता है, तो एक पूरा जाएगा या दूसरा पूरा जाएगा या तीसरा पूरा जाएगा, बीच का इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये दोनों ही लॉ किससे रिलेटेड है, हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। होप सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे और मैं आशा करता हूं इन्हीं टॉपिक्स को आप घर पे अच्छे से क्या करोगे, रिवाइज करोगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।